वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन तक। आज हम लोग का लेक्चर 3 है इंडियन पॉलिटी का, जहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटी अपना सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल। तो टोटल 22 पार्ट है अभी इंडियन टोटल 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर नंबर काउंट करेंगे तो वो टोटल 22 नंबर तक ही काउंट होगा। टोटल कितने नंबर तक? 22 नंबर तक। लेकिन अगर सीरियल नंबर वाइज काउंट कर रहे होंगे, पार्ट्स 22 आपको दिख रहे होंगे लिखे हुए, लेकिन कुछ जगह ऐड किए गए हैं कुछ न्यू पार्ट, जिसकी वजह से टोटल पार्ट अभी 25 है। तो सबसे पहला पार्ट में हम लोग को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं 5 से लेकर 11 तक। सिटीजनशिप में 5 से लेकर 9 तक में 26 जनवरी 1950 को तक कैसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया उसके बारे में है। और आर्टिकल 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट बाय नियम बाय लॉ आगे का सिटीजनशिप कैसे देगा और कैसे छोड़ेगा उसके बारे में तय कर सकता है। पार्लियामेंट को इसका पावर दे दिया गया। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ etc, वो हमको पार्ट 3 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 32 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके बारे में है। पार्ट 4 DPSP, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इसमें आर्टिकल में DPSP में बताया गया है कि हमारा कंट्री देश कैसा होना चाहिए, क्या क्या और नियम लागू किए जा सकते हैं। DPSP में एक सपना दिया गया कि हम लोग आगे ये नियम ऐड करेंगे। पार्ट 4A, देखिए यहाँ A आ गया, इसका मतलब कि ये बाद में अमेंड होकर के ऐड किया गया है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसका आर्टिकल 51A, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आर्टिकल में ऐड किए गए। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में, यूनियन के पास क्या क्या शक्ति रहेंगी, यूनियन कैसे काम करेगा उसके बारे में दिया गया। प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट कैसे काम कर रहा होगा, वो सब कहा गया है। पार्ट 6 में स्टेट के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है, गवर्नमेंट के बारे में, एक स्टेट कैसे रन करेगा। पार्ट 7 ये भी हटा दिया गया है। पहले जो था पार्ट 5, 6, 7 और 8 तक डिफरेंट स्टेट्स के बारे में कहा गया था। पहले स्टेट्स को 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब स्टेट्स को सिर्फ एक स्टेट में रखा गया है जो देश है, और एक यूनियन टेरिटरीज। पहले जो था सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके 4 भागों में बांटा गया था। तो इसकी वजह से जब बाद में फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट्स का, उसमें पार्ट 7 को हटा दिया गया। पार्ट 8 में हम लोग को यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता चलता है कि यूनियन टेरिटरीज कैसे होंगे, कैसे वो रन करेंगे। उसका आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। उसके बाद आता है पंचायत को कैसे रन करना है, पंचायत को क्या क्या शक्ति रहेंगी, उसका आर्टिकल 243 से लेकर 240 तक। उसके बाद देखिए पार्ट 9A का मतलब हो गया कि इसको बाद में ऐड किया गया है। द म्यूनसिपलिटीज़, जहाँ पर भी आपको कैपिटल में ABCD लिखा हुआ दिख जाए, इट मीन्स वो बाद में ऐड हुआ है, वो आर्टिकल में ही क्यों ना हो या फिर पार्ट्स में क्यों ना हो। तो म्यूनसिपलिटीज़ कैसे काम करेंगे उसके बारे में आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। उसी तरह पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243S से लेकर 243ZG तक। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया कैसे किस एरिया को घोषित करेंगे, उनके लिए क्या क्या नियम बनेंगे, 244 से लेकर 244A तक। फिर यूनियन और स्टेट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, वो 245 से लेकर 263 में। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सोर्स के बारे में दिया गया है। उसी तरह पार्ट 13 के बारे में ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है, आर्टिकल 301 से लेकर 360 तक। पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, कौन कौन सर्विस यूनियन के अंडर में रहेगा, कौन कौन सर्विस स्टेट के अंदर में रहेगा, वो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। ट्रिब्यूनल्स मतलब कि जज कोई भी जजमेंट दे रहा होगा
तो कोई भी कोड के बारे में वो आर्टिकल एक्स्ट्रा टर्मिनल जो बनाया जाता है, एक एक्स्ट्रा कोड, जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे लोक अदालत, तो वहाँ पर कैसे कैसे काम करेगा उसके लिए पार्ट 14A ऐड किया गया आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक। पार्ट 15 है इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन कैसे काम करेगा, इलेक्शन कमीशन का कितने मेंबर होंगे, ये सब के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविज़न टू सर्टेन क्लासेस, कुछ क्लासेस जो कि बैकवर्ड क्लासेस है, SC ST को कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविज़न देने के लिए, तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न 352 से लेकर 360 तक। मिसलिनियस कुछ भी एक्स्ट्रा बातें हैं तो वो 361 से लेकर 367। पार्ट 20 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, वो आर्टिकल 368 में। पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन 369 से लेकर 392। और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमिशमेंट अथॉरिटीज टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, वो आर्टिकल 393 से लेकर 395 में। यहाँ पर इसका मतलब हुआ शॉर्ट टाइटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो नाम दिया गया, वो कमिशमेंट का डेट जो दिया गया है 26 नवंबर 1949 वो, और फिर जो भी होगा उसका एक हिंदी रिप्लिका भी बनाने का बात किया गया है वो। और यहाँ पर रिपील्स का मतलब हो गया जो भी इसके पहले कानून थे इंडिया में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश इरा के जो भी रूल थे वो सारे रूल को अब समाप्त किया जाता है, वो आर्टिकल 393 से लेकर 395 में दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। यहाँ पर आप लोग को प्रियम्बल का इमेज दिख रहा होगा। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिलिटी। तो अब हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या बताता है, प्रियम्बल क्या दर्शाता है। प्रियम्बल प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे मेन चीज़ है क्योंकि इसमें प्रियम्बल के बारे में 3 केस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। एक बेरीवरी केस, उसके बाद केशवानंद भारती केस, और फिर उसके बाद LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन का केस, कनाडा का केस। ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है। और क्या है, फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है ये प्रियम्बल, बेसिक समरी भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक समरी, और गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। प्रियम्बल ये बताता है कि हमारे निर्माता जो प्रियम्बल बना रहे थे उनका सपना क्या है, फिलोसफी क्या है, वो इंडिया को किस तरह का कंट्री बनाना चाहते थे उसी। और जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उनको एक पेज में समराइज करके प्रियम्बल में सब कुछ लिखा गया है कि हमारा जो देश है वो कैसा है। जैसे कि यहाँ पर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बताया गया है। मतलब कि प्रियम्बल को भी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रियम्बल 4 पार्ट में बांटा गया है। तो पहले प्रियम्बल समझ तो ले, प्रियम्बल क्या है, गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कंट्री कैसा होगा, हमारा कंट्री को आगे जाकर कैसा बनाना है। ये एक सपना था, सपना है हमारे आगे के निर्माताओं का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और उसका इसमें सपना लिखा हुआ है कि हम अपने इंडिया कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं। तो इसमें वो सब के बारे में डिटेल दिया गया है। फिर प्रियम्बल को 4 भाग में बांटा जाएगा। फर्स्ट पार्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, और फोर्थ पार्ट दिस वन 26 नवंबर 1949। अब चलिए हम लोग चारों पार्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। प्रियम्बल
फर्स्ट पार्ट क्या बताता है? सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर कि कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहाँ से मिलती है। सेकेंड पार्ट नेचर। नेचर ऑफ पॉलिटी, कैसा नेचर रहेगा। थर्ड पार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फोर्थ पार्ट क्या बताता है? डेट ऑफ एडॉप्टेशन या फिर इनेक्टेड। देखिए पहला पार्ट में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहाँ से सोर्स और शक्ति के बारे में पता चलता है। फिर सेकंड पार्ट नेचर ऑफ पॉलिटी, मतलब कि किस तरह का हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, मतलब कि कंट्री का सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड पार्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जस्टिस 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी। लिबर्टी 5 प्रकार का, थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, साथ में फ्रेटर्निटी मतलब कि बंधुत्वचारा। उसके बाद डेट। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। सोर्स ऑफ पावर, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोर्स ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रीएम्बल में कहाँ से आता है। तो पीपुल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट बता रहा है सोर्स ऑफ पावर वी द पीपुल ऑफ इंडिया। सेकेंड पार्ट है नेचर ऑफ पॉलिटी, किस तरह का नेचर है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 हम लोग का नेचर है, नेचर ऑफ पॉलिटी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग एक करके देखते हैं कि सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर का मतलब, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि हमारा कंट्री आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन को लेने के लिए। हमारे कंट्री के ऊपर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, एक्स्ट्रा पावर, किसी भी एक्स्ट्रा पावर की वजह से हम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हैं, और किसी भी एक्स्ट्रा पावर या किसी और कंट्री का इंटरफेरेंस हम लोग के डिसीजन मेकिंग में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब सोवरेन होता है। इंडिया इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इन मेकिंग इट्स वन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन। नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेरेंस इन इट्स अफेयर। सेम चीज़ लिख लेते हैं। इंडिया इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट in making its own internal and external decision. No external power can interference in its affairs. नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट।
इट मीन्स समाजवादी। ये कार्ल मार्क्स का थ्योरी था। बट इंडिया में हम लोग जो सोशलिज्म फॉलो करते हैं वो कार्ल मार्क्स, गांधी जी एंड नेहरू तीनों थ्योरी को लेकर के चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी में जो भी गरीब और अमीर है सबको एक इक्वल लेके आना है। मतलब कि हमारे कंट्री में कोई भी गरीब नहीं बचे, किसी भी तरह का इनइक्वलिटी नहीं रहे कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। हम लोग सारे जो कमी को है, जो भी इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब ब्रिटिश जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी था, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ नेचर अपनाया, जिसका मतलब होता है कि किसी भी तरह का इनइक्वलिटी नहीं रहे। सोशल में, इकोनॉमिक में जस्टिस एंड इंश्योरिंग जो भी वेल्थ है, जो भी रिसोर्सेज है इंडिया के पास, उसका सब में इक्वल डिवीजन हो सके। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट मीन्स रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल मतलब और इकोनॉमिक मतलब हो गया किसी भी तरह के पैसे का कोई भी दिक्कत नहीं हो। जो भी इकोनॉमिक अंतर दिख रहा है जो भी इकोनॉमिक अंतर दिख रहा होता है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, वैसा किसी भी तरह का अंतर नहीं दिखे। बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि सभी के पास जो भी रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इंडिया ने किस तरह का इकोनॉमी अपनाया है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? तो इंडिया तीनों के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कार्ल मार्क्स, गांधी जी एंड नेहरू जी के प्रिंसिपल को। It means reducing inequality in society by providing social and economic justice. And ensuring equitable distribution of wealth. इंडियन सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक है, आज़ाद है। सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक because it is based on mixed economy। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि ना ही सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा, ना ही सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। कुछ काम गवर्नमेंट भी कर रहे होंगे और कुछ काम प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहा होगा। अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक है तो प्राइस का डिमांड बाय मार्केट बेसिस पर होगा। अगर कंडीशन वोलेटाइल है, कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, तो प्रोडक्शन एंड प्राइस का डिसीजन कौन करेंगे? गवर्नमेंट करेंगे। इसलिए इंडियन का जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह है। और हम लोग किसको फॉलो करते हैं? इंडियन सोशलिज्म फॉलो मार्क्स, गांधी एंड नेहरू। तीनों के विचारधारा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। ठीक, अब इसी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सुन लीजिए, इंडियन सोशलिज्म इनकम इनइक्वलिटी को हटाएगा, पॉवर्टी को हटाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट है तो सबको एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक, भारत का समाजवाद का उद्देश्य ही है देश को सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी बनाना। भारत का समाजवाद सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट क्रिएट करने की बात करता है। मतलब कि अगर किसी भी तरह का इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट करना है, इट मीन्स हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को
ख़त्म करेंगे तभी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट ख़त्म होगा। इनकम इक्वलिटी तब ख़त्म होगा जब मिनिमम पे भी सबका अच्छा खासा रहेगा। अभी कोई दिन भर में 100 रुपया भी नहीं पा रहा होगा और अभी कोई दिन भर में लाखों रुपया कमा लेता है, तो इसको कम करने की बात करता है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब थर्ड चीज़ है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या हुआ? सेकुलर का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी तरह का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग फुल सेपरेट भी नहीं रखेंगे। हम लोग जैसे कि फ्रांस में है कि धर्म अपना कुछ भी कर रहा है, उसमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर धर्म के नाम पर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर कर सकती है। इंडिया के किसी भी स्टेट का या इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। ये सभी रिलीजन को एक तरह से ट्रीट करेंगे और सबको अपना अपना फ्रीडम देंगे टू प्रैक्टिस करने के लिए, उसको प्रोफेस करने के लिए और उस धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन अगर उस धर्म में कुछ गलत हो रहा होगा तो वहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंटरफेयर किया जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। हम लोग सर्वधर्म समभाव पर काम करते हैं कि हमारे इंडिया में सभी धर्म को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। सेकुलर। The state has no official religion. It treat or religion equally and gives individual freedom to practice, profess and propagate any religion। इंडिया में सभी धर्म को इक्वल माना जाता है, ठीक। और इंडिया में किस तरह का सेक्युलर है? सर्वधर्म समभाव, मतलब कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। और फ्रांस में फुल सेपरेट है, धर्म अलग है, अपना पॉलिटिक्स अलग है, स्टेट अलग है। वहाँ पर दोनों में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं है। यह है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि पावर जो है वहाँ उस देश के सिटीजन के पास ही रहेगा। वहाँ के जो भी सिटीजन होंगे वही अपने रिप्रेजेंटेशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत चूज़ करेंगे, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होकर के जाएंगे वो पीपल की इच्छा पर ही काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेटिक का डेफिनेशन लिख सकते हैं, पावर रेस्ट with the people, citizen elect their representation through free and fair election and government function according to will of the people। तो सेम डेफिनेशन को लिख लेते हैं। पावर रेस्ट with people, citizen elect their representative through
फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, जैसे वहाँ के पीपल की इच्छा होगी। एंड लास्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो हेड रहेगा वो कोई मोनार्क नहीं रहेगा बल्कि इलेक्टेड रहेगा। इन भारत में प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है और वो हेड ऑफ द रिपब्लिक होता है। The head of the state is elected. Not a hereditary monarch. हेरिडिटरी मतलब कि पीढ़ीगत पीढ़ी। इन इंडिया the president is the elected head of the parliament. अब थर्ड पार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। थर्ड पार्ट ऑफ प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, सेकंड लिबर्टी, थर्ड इक्विलिटी एंड फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। जस्टिस किस किस से? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अगर सिर्फ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को जोड़ दे तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। लिबर्टी कितने तरह का? 5 तरह का लिबर्टी। थाउट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। इक्वलिटी 2 तरह का, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी मतलब कि एकता, एंड इंटीग्रिटी सब साथ में, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब सोशल जस्टिस हमको कैसे मिलेगा? रिजर्वेशन से। जैसे कि अगर कोई बहुत गरीब है या वुमेन्स को या फिर चिल्ड्रन को रिजर्वेशन दिया जाता है कि वो अपना अप्लीमेंट कर सके, तो हम लोग रिजर्वेशन के थ्रू जो सोशल जस्टिस है वो दे पाएंगे। इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे दे पाएंगे? तो इकोनॉमिकल जस्टिस देने के लिए हम लोग सब चीज़ में का रेट तय कर दे, तो उससे हम लोग इकोनॉमिकल जस्टिस दे पाएंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, रिपब्लिक है
और SC ST को रिजर्वेशन दे करके हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस कर सकते हैं। जैसे कि थाउट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ एंड वर्शिप, ये हम लोग आर्टिकल 25 जब पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पर हम लोग लिबर्टी के बारे में देख लेंगे। और लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में सिर्फ इतना है कि डेट ऑफ एनेक्टेड जो है, अगर फोर्थ पार्ट यहाँ पर लिख दे, फोर्थ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, तो डेट ऑफ एनेक्टेड कब है? 26 नवंबर। हम लोग अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इस दिन आंशिक रूप से करते हैं। कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अडॉप्ट हम लोग 26 जनवरी 1950 को कर लेते हैं। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रीएम्बल का हो गया। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 केस पढ़ेंगे। बेरू केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस केरला ऑफ स्टेट, और एक पढ़ेंगे LIC ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इस तीनों में प्रीएम्बल के बारे में क्या क्या टिप्पणी दी गई, क्या क्या जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो देखेंगे। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में बात है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सबसे पहला केस होता है बेरू-बेरी केस। बेरू-बेरी केस 1960। इसमें ये बोला जाता है कि प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और ना ही ये इन्फोर्सिबल है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। It cannot be considered as a part of constitution. It cannot be considered as part of constitution. And therefore it is not enforceable by law, enforceable in a court of law। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट अगर हमको नहीं मिलता है तो उसके लिए हम केस कर सकते हैं, उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है अगर वैसा कुछ फुलफिल नहीं हो रहा होता है तो हम उसके लिए किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फिर सेकंड आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस केरला स्टेट। इसमें क्या कहा गया? प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया बस, और इसमें अमेंड किया जा सकता है। बेरू-बेरी केस में अमेंड नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो प्रीएम्बल का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट केशवानंद भारती केस में ये स्पष्ट किया गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब से कंसिडर किया जाएगा। अब आया लास्ट केस नहीं, इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि प्रीएम्बल एक LIC केस ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को कहा कि प्रीएम्बल इंटरनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट।
preamble is the internal part of constitution. तो वेरी वेरी केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल कांट बी अमेंड preamble can't be amended. इसमें preamble can be amendment. preamble can be amendment. अब तक preamble में सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है और उस टाइम 3 वर्ड को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, वो भी 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 97 के साथ। तो प्रियम्बल अब तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, 1 टाइम अमेंडमेंट हुआ है और इसमें 3 वर्ड एड हुआ था। 3 वर्ड हैज बीन एडेड। कौन कौन से 3 वर्ड? फर्स्ट सोशलिस्ट, सेकेंड सेकुलर एंड थर्ड इंटीग्रिटी। कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976। इसके तहत मतलब सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अब फीचर क्या है कि हमारे प्रियम्बल का? इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएस। कहाँ से लिया गया है? यूएसए। इसका लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आइडियल ऑफ जस्टिस यूएसएसआर से। लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया। आइडिया ऑफ जस्टिस ये लिया गया है यूएसएसआर से, अभी का रसिया से। ये ये जो है इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में अभी भी, और ना ही नॉट जस्टिसिएबल। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोर्स ऑफ पावर है, ना कि लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर को सोर्स ऑफ पावर कहाँ उसका? कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर कहाँ है? प्रियम्बल में है। और प्रियम्बल में भी कहाँ? विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर। अब कुछ स्टेटमेंट है। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था हिमादुल्ला के ने, और जबकि डॉक्टर अंबेडकर के तहत सोल, हार्ट एंड सोल क्या है? आर्टिकल 32। Preamble is Preamble is the soul of constitution, is the soul of the constitution. Constitution। ये स्टेटमेंट किसका था? एक था ठाकुर दास भरगामा का और एक एम हिदापुतला का। ठाकुर दास बाय भरगावा
और एक एम बट अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 है। और भी बहुत सारा स्टेटमेंट था। प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, जस्टिस सर हरिलाल ने। और भी बहुत सारा स्टेटमेंट है। प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये N.A. पालकी वाला ने कहा था, ये भी लिख लीजिए। प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था, N.A. पालकी वाला। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अब नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।